सर कुछ चीजें भी इसमें नोट डाउन कर दी हैं, ये नोट्स क्योंकि आपके पास रहेगा तो कुछ चीजें, सब इंफॉर्मेशन तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन जो जनरल टाइप की इंफॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत जो बेसिक्स है जीके टाइप का, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन बेसिक वाला मैं बता दे रहा हूँ सारा, कि जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप जान ही गए हैं, चिकन नेक वाला इलाका आप जान गए हैं, ये उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इसमें दी हुई है, वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। किससे कितनी बाउंड्री शेयर हो रही है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, कौन सा स्टेट की कितनी इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो भी इसमें सारा ये सब कुछ विकिपीडिया से लिया हुआ है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसकी बाउंड्री किस स्टेट से जा की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निश्चित रूप से यह आने की संभावना अच्छी खासी है ये। जी सर, और इस चीज के लिए भी मैं इनकरेज करूंगा कि आप ये भी देख लें। जनरली इतना तो सब लोग जान ही लेते हैं, बहुत आसान है ये जान लेना, तो लिखा ही हुआ है कि किससे कितनी बाउंड्री शेयर हो रही है किस देश से। लेकिन मैं इनकरेज करूंगा आपको ये जानने के लिए भी कि उस देश में, जैसे म्यांमार है, तो म्यांमार से हमारी बाउंड्री शेयर हो रही है, वो ठीक है, लेकिन म्यांमार से जिस प्रदेश, कौन से प्रदेश से बाउंड्री शेयर हो रही है, इस लेवल का भी आइडिया आपको होना चाहिए। बांग्लादेश में अगर शेयर हो रही है तो कौन से प्रदेश से, वो कौन सा है, उनका जो बॉर्डर इलाका है वो क्या कहलाता है, ये थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। स्पेशली एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखो सिक्किम का। अब सिक्किम से कौन शेयर कर रहा है? नेपाल, तिब्बत, भूटान, ठीक है ना। कोई चौथा तो नहीं कर रहा है सिक्किम से? चाइना कर रहा है नहीं कर रहा है? बताओ, आंसर इट। शेयर कर रहा है। सर चाइना शेयर कर रहा है। तो फिर कौन कौन सा हो गया? हाँ तो ठीक, फिर कौन कौन सा हो गया? भूटान, नेपाल, तिब्बत, चाइना, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया। अब सवाल क्या बना? सिक्किम से कौन कौन से देश की सीमाएं टच करती है? ए तिब्बत, बी नेपाल, सी चाइना, डी भूटान। ओनली ए बी सी, बी सी डी, बी सी ए। तो जैसे शौर्य ने सवाल बताया, शौर्य एक कदम और आगे बढ़ गया। शौर्य ने क्या बोला कि अगर आप देखते हो कि म्यांमार से मिजोरम का या बांग्लादेश का इलाका मिलता है, तो वह कौन सा इलाका है जो बांग्लादेश से मिलता है? अगर आप म्यांमार को देखो तो म्यांमार किस तरह से मिल रहा है, आप ये भी समझने की कोशिश करो। यस सर, यस जी सर। सर फिर एक नजर मैं चाहूंगा ये देख लीजिएगा आप लोग कि कौन सी इंपॉर्टेंट 2 या 3 ऐसी नदियां हैं जो कि हमारे देश से बाकी पड़ोसी देशों में जा रही हैं या पड़ोसी देशों से हमारी तरफ आ रही हैं। ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, इरावदी, इरावदी रिवर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। 3 मुख्य नदियां उस इलाके की जो मानी जाती हैं, वो ब्रह्मपुत्र नंबर 1, नंबर 2 बराक, ठीक है, बराक रिवर जो हो गई, और नंबर 3 जो इरावदी रिवर जो होगी। तो ये तीनों रिवर हैं। 2 इसमें से हमारे देश से होकर इधर बांग्लादेश की तरफ जाती है, इरावदी रिवर जो है म्यांमार से संबंधित है। तो इस प्रकार से भी थोड़ा सा फिजियोग्राफी को पॉलिटिकल मैप पर इम्पोज करके थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको आसानी होगी और चीजें समझ में आने लगेंगी थोड़ा। इसके अतिरिक्त मैंने देखूं और भी कुछ दिया। हाँ देखिए, कुछ जो विकिपीडिया पे जो कुछ मुझे लगा कि ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसमें लिख दिया है। कौन सा था पहले, उसका नाम क्या था, इन सभी राज्यों में से पहले उनका नाम क्या था, उनकी राजधानियां क्या रही हैं, ठीक है, और कब उन्हें जो है वो कब स्टेटहुड यानी राज्य का स्तर उन्हें कब दिया गया। ये राज्य का स्तर कब दिया गया, ये अपने आप में सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके पीछे पूरा इतिहास और पूरी प्रक्रिया है कि कौन से राज्य में क्या संघर्ष हुए, किन मुद्दों पर संघर्ष हुए और कब उन्हें राज्य का जो है वो दर्जा दिया गया, ठीक है। क्लाइमेट अब आप लोग सब जानते ही हैं लगभग कि मूल रूप से जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है। सब ट्रॉपिकल मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या भारत का कोई भाग ट्रॉपिकल एरिया में भी पड़ता है? बताइए जरा। भारत का जो भूखंड है उसका कोई हिस्सा ट्रॉपिकल एरिया में भी पड़ता है? ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंधीय हुआ। हाँ शायद सर उष्ण कटिबंधीय।
तो Yes, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी क्या भारत का कोई हिस्सा पड़ता है, या सारा का सारा उपोष्णकटिबंधीय में ही पड़ता है? सर पड़ता है। सर बताइए। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश करता है। कौन सा? सर भारत का सबसे दक्षिणी भाग। सबसे दक्षिणी भाग, ओके। अच्छा, भारत में से कोई रेखा होगा होके गुजरती है क्या? yes sir. कर्क रेखा। कर्क रेखा सर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है जी? उष्णकटिबंधीय कहलाता है। उपोष्णकटिबंधीय, नीचे उष्णकटिबंधीय। हाँ, ऊपर नीचे क्या? सर ऊपर उपोष्णकटिबंधीय और नीचे उष्णकटिबंधीय। मैं उदाहरण देता हूँ, साफ साफ एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर नहीं क्लियर है तो इंडिया का मैप आने वाला है। आप तो इतना तो आप जानते ही है कि कहाँ से कहाँ तक जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा मान लीजिए, एक मिनट, हाँ, अगर कर्क रेखा बना दी जाए कि कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है भुज के पास से, ऐसे मान लीजिए बना दूं मैं। अभी इसके एक्यूरेसी पे मत जाइएगा। और मान लीजिए इधर भूमध्य रेखा है यहाँ, तो ये जो इलाका है वो कौन सा कहलाएगा भाई? ये क्या इलाका हुआ? सर उष्णकटिबंधीय। देखिए, अब फंडामेंटल ही हिला हुआ है इसको, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इतना बेसिक्स आना चाहिए। नहीं पढ़ा है मैंने वो अलग बात है, लेकिन ये सब तो आना चाहिए। First you understand that these two lines, the two lines are going from which and which place. Second, what these two lines are denoting there. Third, how these two lines, the reason between these two lines, how determine the temperature there. जब तक आप ये तीन चीज नहीं करोगे काम नहीं बनेगा आपका। आप कॉन्सेप्चुअल लेवल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। Unless until you understand these two basic lines, आपका क्लियर ही नहीं हो सकता है ये। जो सवाल पूछा गया, सवाल समझने की कोशिश करो। सवाल क्या था? What was question? सर भारत का क्या कोई क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी पड़ता है? इसका आंसर कैसे मिलेगा? सर इसका क्षेत्र हम पहले देखें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ कैसे पड़ता है, किस क्षेत्र में? तो कहाँ पे है उष्णकटिबंधीय? सर उष्णकटिबंधीय जो है कर्क और मकर के बीच में पड़ता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर आप हाँ एकदम आ गए। कर्क मकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंसर एंड कैंसर। हाँ ठीक है। जब आपको ये समझ में आ गया कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वह कहते हैं कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ता है, तब अब समस्या क्या रह गई? और इसमें भी एक फाइन डिस्टिंक्शन और याद रखिए, गड़बड़ाइए मत। इसको देख के ध्यान से देखिए। अगर ये पृथ्वी है, मान लिया जाए ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, किसी का माइक आप लोग ऑफ करो, अपना माइक ऑफ करो आप लोग। क्या? तो ये जो इस बात में भी एक और फाइन डिस्टिंक्शन है, उसको भी ध्यान रखिए। एक अंतर और है कि अगर ये विषुवत रेखा है तो जो इसके ठीक ऊपर जो जोन होता है, ठीक ऊपर और जस्ट अगल बगल, वो विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। फिर एक रेखा इधर खींच दीजिए, एक रेखा इधर खींच दीजिए। यहाँ पोल्स हो गए दोनों, ठीक है, ये पोल्स वाला इलाका हो गया। तो अब सीधा सीधा आपके सामने है, ये जो क्षेत्र होगा भूमध्य रेखा से सटा हुआ वो विषुवतीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये इलाका, इसके दाहिने और ऊपर और नीचे जो इलाका है ये उष्णकटिबंधीय हो गया। इसके और इसके बीच में जो बचा वो उपोष्णकटिबंधीय हो गया, और जो यहाँ बचा वो ध्रुवीय हो गया, ठीक है, पोलर हो गया। बहुत ही आसान है ये, एकदम से कोई सोचने समझने परेशान होने वाली बात है नहीं इसमें ज्यादा, है ना। तो इस चीज को आप जो है वो ध्यान रखिए। तो क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, आप देख रहे हैं अब कि कर्क रेखा अगर भारत के बीचों बीच से लगभग होकर गुजर रही है, तो फिर क्या कहेंगे कि भारत का आधा भाग इस क्षेत्र में है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र,
और ऊपर का आधा भाग जो है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो जब अब आपको रिलेट करिए भाई, इस सब चीज में कंफ्यूजन मत रखिए। अब जो मैंने लाइन लिखी है, अब क्या बताइए कि उसका अभिप्राय आप समझ पा रहे हैं। जो लिखा है कि हाँ भाई, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज अ प्रिडोमिनेंटली ह्यूमिड आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय, तो उपोष्णकटिबंधीय तो होबे करेगा। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि उपोष्ण तो होगा ही, क्योंकि वो कर्क रेखा के ऊपर पाया जा रहा है, तो उपोष्ण ही होगा। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि किस टाइप का, उसका लोकल मॉडिफिकेशन क्या है, ध्यान रखें। एक ग्लोबल है, ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके फिर छोटे छोटे लोकल मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ग्लोबल कॉन्सेप्ट ये है कि वहां सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, लेकिन वहां का लोकल मॉडिफिकेशन क्या है, लोकल स्पेशलिटी क्या है कि वहां ह्यूमिड वाला पाया जाता है। ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए आगे लिखे हुए हैं। हॉट ह्यूमिड समर्स होती हैं, खूब हैवी मानसून्स होते हैं, और माइल्ड विंटर्स होती हैं। दिमाग में बैठा लिया इस चीज को। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह नॉर्थ ईस्ट के किन 2 स्टेटों को क्रॉस करती है? आप देखो मैप, आप मैप देखो, मुझे जो दिख रहा मिजोरम है और त्रिपुरा। सर त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा को सर। यस, अब देखिए इसी सवाल को एक्सटेंड करो, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह किन किन स्टेट को क्रॉस करती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हो गया, दिख गया? जी सर। यस सर। तो देखो दोस्त, जो शौर्य ने इशू रेज किया, उसी सवाल बना रहा हूं मैं कि उन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सहारे आपको बताने की कोशिश की कि टेम्परेट और जोन वहां पर कहते हैं वातावरण, कहते हैं जलवायु किस तरह की है। नाउ एक्सटेंड अगेन कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखिए तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में वह 2 राज्यों से गुजर रही है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। दिख गया? और इसी के साथ आप एक्सटेंड कर लीजिए कि कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करती है। अगर आप सीधा दिख रहा है, गुजरात, राजस्थान का लोअर पार्ट टच हो रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आइजोल। कितने हो गए आप देख लो। अब क्या करेंगे, इसी में 4 उठा लेंगे। जब 4 उठाएंगे तो राजस्थान का नाम जरूर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? राजस्थान का छोटा सा पार्ट टच हो रहा है। जी सर। यस सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। बिल्कुल सर, इसी पर सर के ही प्रेरणा से एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। ध्यान से देखिए, अगर आप मैप देख रहे हैं तो देखिए। अगर ऐसा पूछ ले कि जितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उनमें से कितनों की राजधानियां उससे नीचे हैं और कितनों की उससे ऊपर है? कर्क रेखा सब लोग अपना अपना माइक ऑफ कर दो, जो बोल रहा है वही बोले सर। हाँ, किसी का माइक ऑन है, उससे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ये बहुत घोर लापरवाही का विषय है और ये गलत बात है। आप लोग माइक ऑफ कर दो, जब बोलने का चांस आएगा तब आप उसको ऑन कर लो। कोई ऐसा है जो छोड़ के चला जा रहा है शायद माइक सर, तो इसीलिए हम लोग बता रहे हैं। तब भी अभी तो ठीक है सर, ठीक है। तो कोई भी इंटरेस्टिंग सवाल है। अब आप मैप ही देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो विषुवत रेखा है, जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो राज्यों से गुजरती है, किन राज्यों की राजधानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है? ये मैप में ही है सीधा। जो मैप से अगर आप पढ़ाई करो 4-5 साल मिलेगा। जी सर। आप देखिए, गांधीनगर नीचे है, रांची सर है ना, गांधीनगर नीचे है, भोपाल नीचे है, रायपुर नीचे है ना, रांची नीचे है, वेस्ट बंगाल नीचे है। ठीक है सर, वेस्ट बंगाल का कोलकाता नीचे है। 3 राज्य ऐसे हैं जिनका ऊपर है, तो याद रख लिया। राजस्थान का ऊपर है, त्रिपुरा का ऊपर है, मिजोरम का ऊपर है, बाकी सबका नीचे है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सोचिए कि और कैसे पता। इस सवाल के बनने की बहुत अच्छी संभावना है। नॉर्थ ईस्ट के दोनों राज्यों का ऊपर है। अगर आपके दिमाग में मैप आ जाएगा, सवाल सही कर ले जाओगे। अब इसी क्लाइमेट से जुड़ी हुई एक चीज देखिए, क्या लिखा हुआ है लाइन आगे कि ये विकिपीडिया की सब लाइंस हैं,
along with the west coast of India and इसमें नहीं था, मैंने जोड़ा इसमें, and अंडमान एंड निकोबार। ये तीसरा रीजन है उन दो को छोड़ के, वेस्ट कोस्ट यानी वेस्टर्न घाट वाला इलाका हो गया, प्लस अंडमान निकोबार वाला इलाका, और तीसरा ये नॉर्थ ईस्ट। यही 3 जगह हैं जहां पर इंडिया के आखिरी वर्षा वन जो है वो सुरक्षित है, बचे हुए हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है एकदम से कि इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, विश्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो बता दीजिएगा कि ये उस प्रकार के वन जो है 3 जगह हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, दूसरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे पाए जाते हैं क्योंकि वो तो इक्वेटर के पास में ही है, उधर ही उसी तरफ जा रहा है, और तीसरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं, अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर उग पाते हैं वो। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या हुआ कि परसेंटेज देख लीजिएगा। अब यहीं से आप मैप देखो, जो रेनफॉल का मैप है, यहीं से देखो, बिकॉज द शोर हैज रेज्ड द इशू ऑफ द रेनफॉल। अब यहीं से देखो, अब रेनफॉल को देखो, मीन रेनफॉल को आपको मिल जाएगा, जनवरी का है, जुलाई का है। आप जुलाई का देखो जो टिपिकल मानसून की बात करता है। अब आप देखो रेनफॉल सबसे ज्यादा कहां हो रहा है, जस्ट यू कंसिडर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टुडे, उसमें कितना मिलीमीटर हो रहा है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखो तो सिर्फ 2 तरह की चीज दिख रही है, 1000 से 1500, 500 से 1000। If you see the northeastern region, only 2 type of the rainfall is seeing in millimeter, 1000 to 1500 meter, 500 to 1000 meter. Now you again interpret it. Which areas in the northeastern region are the higher rainfall, having the higher rainfall quotient? यही सवाल आपको हो जाएगा। अब हायर रेनफॉल क्वेश्चन में देखिए कहाँ है, बीच का भाग निकल, आसाम का भाग कम आ गया है। अगर आप अब मैप में देखने की कोशिश करें तो अरुणाचल प्रदेश आपको मिल रहा है हायर रेनफॉल, मिल गया। सिक्किम हायर रेनफॉल, सिक्किम हायर रेनफॉल, सिक्किम के बाद जो आ जाओ नीचे जो सबसे बॉटम में है, कौन सा है वो, मिजोरम। मिजोरम का पूरा एरिया हाई रेनफॉल नहीं है, बहुत छोटा एरिया हाई रेनफॉल में है। और मिजोरम के ऊपर जो पट्टी दिख रही है वो कौन सा स्टेट है, वो जल्दी बताओ। मणिपुर सर, असम का कुछ एरिया, असम का कुछ हिस्सा है। तो इसमें सवाल क्या हो गया, जो अब सवाल क्या हो गया, उसी में एक एरिया डाल देंगे जहां पर हाई रेनफॉल नहीं होता है, मेजॉरिटी में हाई रेनफॉल है। हुआ क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर आप इसकी ग्रुपिंग करें कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से मिलता जुलता रेनफॉल कहाँ, एक सवाल आप लोग भी आ गया। यस सर, या सर ठीक है। फिर मुख्य रूप से देखिए तो सब ट्रॉपिकल से एक्सट्रीम अल्पाइन यानी पहाड़ी जो है वो उस तरह का आपको मिलेगा। जो प्लेन एरिया है उसमें थोड़ा अलग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होगी, जो पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें अलग होगी। इस प्रकार से होगा। ठीक है, 3 सीजन डिस्टिंक्ट यहाँ पाए जाते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। जाड़ा, गर्मी और बरसात, मानसून, तीनों सीजन यहाँ पाए जाते हैं। जनवरी का जो टेम्परेचर है वो सब दिया हुआ है, बहुत अधिक नहीं जानिए, हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ टेम्परेचर कैसा रहता है। ठीक है, ऊंचे जो इलाके हैं उनमें जो है यहाँ पर भारी बर्फबारी भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं गया हुआ हूँ और मैंने इसको एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। तवांग में गया हुआ हूँ, तवांग में मैंने देखा हुआ है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए आ रही है, सर ने भी जो बताया आपको कि नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कोई इलाका, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ 1000 mm से कम वर्षा होती हो। ठीक है, 1000 mm तो होती ही है, मीन एनुअल रेनफॉल इतना तो रहेगा ही, समझने वाली बात है। ठीक है, फिर चेरापूंजी के बारे में भी बता ही दिया कि अब चेरापूंजी कहाँ है, वो भी स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि आप वो हल्के में छोड़ने वाले नहीं है। बच्चों की परीक्षा है, आपका बहुत इनडेप्थ नॉलेज पता करते हैं वो। तो चेरापूंजी सब जानता है, मेघालय में ये सब जानता है, लेकिन मेघालय में कहाँ है, तो अब पता चला जो खासी हिल्स हम लोगों ने पढ़ा था उसके ईस्टर्न साइड में, उसके टॉप पर ये स्थित है। इसलिए इस पर यहाँ पर फनलिंग इफेक्ट जो आपको बताया था उस कारण से खूब वर्षा हो जाती है। ठीक है भाई, मुख्य रूप से इस पूरे इलाके को समझने के लिए अगर बांटा जाए तो पहाड़ियां हो गई एक, तो दूसरा पठार हो गया और तीसरा मैदान हो गया। मुख्य रूप से इन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहाड़ियों का इलाका हमने देख ही लिया था, डिटेल में देख लिया था कि कैसे जो है वो असम हिमालय ऊपर और पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियां हैं, और तीसरा हिस्सा बनता है नॉन हिमालयन हिल्स
तो नॉन हिमालयन हिल्स में हमने देखा था कि जो प्रायद्वीपीय भारत का ही जो एक्सटेंशन है, उनका ही विस्तार माने जाने वाली कुछ जो है पहाड़ियां हमने देखी थी, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा, है ना, बरेल। ये सारी हिल्स जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं मानी जाती है। ठीक है, ये भी देख लिया था हमने। अब एक और महत्वपूर्ण बताई थी कि अगर पूरे इलाके की महत्वपूर्ण नदियों को आप देखना चाहिए, देखने पे आ जाइए, तो मैं कहूंगा कि ये जो बेसिन है, सबसे महत्वपूर्ण बेसिन है, इस चीज को आप ध्यान रखें। ये पूरी जो बेसिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बेसिन है। इसको सूरमा वैली भी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र और बराक बराक वैली भी बोलते हैं इसको। बराक रिवर यहाँ पर है, तो उसे उस नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, बराक और सूरमा, असम में सूरमा बोलते हैं उसी को, बराक के कुछ भाग को ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वैली में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डिपॉजिट्स हैं बहुत सारे, और आप जानते हैं सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स ही, जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंटरी डिपॉजिट, नदी ला ला के सेडिमेंट उसमें अवसाद जमा करती रही है। तो किस प्रकार के चट्टानें बनेंगी यहाँ पर, नीचे किस प्रकार की चट्टानों के पाए जाने की संभावना है, बताइए। सर अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी, और अवसादी चट्टानों का ही अवसादी कायांतरण हो जाए। इन्हीं अवसादी घूम घुमा के जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, समझ रहे हैं ना आप, जीवाश्मीय जो ईंधन है, वो किन चट्टानों में पाए जाते हैं, घूम घुमा के। उनका संबंध किससे रहता है? अवसादी चट्टानों से ही रहता है। यस, उसी में तो अवसादी दबेगा। चट्टानों से। बिल्कुल सही जवाब। तो अब आप समझ सकते हैं लॉजिक भी, आप उसका तर्क भी समझ गए कि अच्छा इसलिए यहाँ पर पाया जाता है। वही देख लीजिए, जितना भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो जहाँ डिटेक्शन पहली बार ऑयल का हुआ है, वो इसी इलाके में हुआ। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्यों हुआ। अब आप इस बात को भी समझ गए। ठीक है, तो वही चीज दी हुई है ये, कि ज्योग्राफिकली अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मपुत्र, बराक। इसी में शॉर्ट मैप अगर देखो तो बायोस्फीयर रिजर्व्स, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, वेटलैंड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेटलैंड बहुत ज्यादा चर्चा में पूरे साल रहा है, पूरे साल रहा है। तो आप देखो यहाँ पर वेटलैंड कहीं है कि नहीं है, और वेटलैंड है तो कहाँ पे है? इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में गुजरात वेटलैंड रहा है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संभावनाएं कम है, नेशनल पार्क की कम है, लेकिन वेटलैंड की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेटलैंड एक ही जगह दिख रहा है। मिल गया? केबुल लमाजाओ। यस सर। किस राज्य में है ये? मणिपुर सर। सर मणिपुर। हाँ, मणिपुर है सर। कौन सी पहाड़ियों के बीच में है? हाँ, यस यस, ये सवाल और आ गया। यस, किन दो पहाड़ियों के बीच में है? अब गूगल अर्थ पे भी दिखा दिया, अब तो याद रखो। यस, आप देखो देखो अर्थ में पूर्वी मणिपुर और एक लामाटोल। ठीक है, लामाटोल पहाड़ियां उनको कहते हैं। ठीक है, कोई बात, आप रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। बहुत अच्छा, शाबाश। अब आप लिखो केबुल लामजो, आप इसको पूरा सर्च करके पढ़ो, उस पर है क्या। दो और नाम लिख लीजिए जो आपको काम आएगा। एक है दीपोर, DEEPOR, जो अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, दीपोर। ठीक है, वो अरुणाचल में ही है, और नीचे जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर है, देखिए मैं आपको कोशिश करता हूँ उसमें दिखाने की, हो सकता है दिया भी हो कहीं। ये जो है वो देखा जाए तो असम में असम, सर। दीपोर, सॉरी, मैं हाँ गलत बोल गया। इस इलाके में कहीं दिखेगा आपको, अगर आप देखेंगे तो। और एक जो है वो त्रिपुरा में एक और साइट है, रुद्र सागर, या नाम, ऐसा नाम है उसका, वो जरूर ध्यान रखिएगा, रुद्र सागर है। और तीसरा ये हुआ जो आपने मणिपुर वाला बताया, ये तीनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन की साइट्स हैं, अगर मुझे ठीक से समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 3 यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आप थोड़ा मैप देखो। जो शौर्य ने एक सेडिमेंट्री जोन की बात कही थी, उसमें आप देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ और सेडिमेंट्री जोन, दो आपको दिख रहा है। और जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उसमें सेडिमेंट्री जोन कहाँ कहाँ पे है, आपको मैप में ही दिख जाएगा ये। और वह देखिए कि जो आसाम सिक्किम वाला एरिया है, उसमें है वो। आप देखिए मैप में, सी द मैप, दिख गया?
बंगियोगान गौहाट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जी सर, बोगाई गांव के आगे से। क्या है? हाँ, तो आप सवाल क्या हुआ कि सेडिमेंट्री जोन नॉर्थ ईस्ट के किस किस इलाके में है। सवाल क्यों बन रहा है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पूरे इलाके में सेडिमेंट्री जोन नहीं है। सेडिमेंट्री जोन का एरिया नॉर्थ ईस्ट में फिक्स है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं है। दूसरा सवाल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखें, यू आर नॉट सीइंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ एनीवेयर। तो आप इन्हीं दोनों को मिक्स करके सवाल बनाओ। नॉर्थ ईस्ट के मिनरल फ्यूल्स के बारे में देखिए। अब क्या है, जहां पे सेडिमेंट्री कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात आई, वहां पे मिनरल फ्यूल्स का नाम आ गया। तो सवाल क्या बनाएंगे? मिनरल फ्यूल्स से संबंधित या उनके जोन संबंधित क्या क्या तथ्य सही है? ए, नॉर्थ ईस्ट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहीं भी नहीं है। बी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में सेडिमेंट्री जोन है। सी, नॉर्थ ईस्ट के कुछ भाग में सेडिमेंट्री जोन है। डी, नॉर्थ ईस्ट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ और सेडिमेंट्री जोन दोनों है। उन्होंने बगैर राज्यों का नाम लिए सवाल बना दिया। अब अगर ये क्लियर नहीं होगा तो सवाल सही नहीं हो सकता है। आप उसके बगल देखिए, रिपोर्टेड माइंस एंड इंडस्ट्रियल रीजन, कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन उनके पास हैं। देखिए, ऐसे आप सवाल तैयार करोगे तो आपको और पार्ट समझ आएगा। यस सर। अब इसी पर मान लीजिए कोई परेशान करने पे आ जाए और बढ़िया सीरियस और कॉन्सेप्चुअल सवाल बना दे आपसे, और आपसे पूछा जाए कि आपके हिसाब से इस मैप में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इस मैप में सबसे पुराना एरिया जियोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले बना हुआ इलाका किस पार्ट में होने की संभावना है, कौन से राज्य में होने की संभावना है। मान लीजिए ऐसी चीज पूछता है तो आपके मन में पहला नाम क्या आना चाहिए? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। नहीं, इसमें जो मैप आपको सामने दिख रहा है, इसमें यदि पूछा जाए असम सर, असम। हाँ ठीक है। मेघालय किसने बोला? सवाल क्या था? सवाल ये है कि जो विभिन्न ये पूरा इलाका है, इसमें यदि कोई यह पता लगाना चाहे कि इसमें सबसे पुरातन जो चट्टाने हैं, सबसे पुरातन जो इलाका बना होगा इस पूरे इलाके में कौन सा होगा, कहाँ उसके पाए जाने की संभावना है? सर मेघालय होगा, क्योंकि वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग अभी है। तो सर मेघालय युग की चर्चा है। क्यों होगा मेघालय? सर वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और प्रायद्वीपीय पठार का भाग होने से क्यों वो पुराना हो जाएगा? क्योंकि सर गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। अरे कहाँ गोंडवाना? अरे गोंडवाना तो बहुत बाद में आया सर भाई। यही प्रायद्वीपीय भाग ही सबसे पहले बना हुआ था। हाँ, किस एरा में बना था भाई, कौन से युग में? सर सबसे पहले जो पुराना होता है उसको क्या बोलते हैं? सर उसका सर आर्कियन युग। बिल्कुल सही। आर्कियन समूह की चट्टान। बिल्कुल। तो अब लॉजिक इस तरह से भी आप समझते चलिए सारा चीज, मैं बस यही चाह रहा था। ठीक है, ये सब भी जानते रहिए। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सबने एग्जाम्पल दिया, तो आपको क्या अपने आप से मालूम है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ नहीं हो सकता है? कॉमन सेंस से मालूम है कि नहीं? यस सर। क्यों नहीं हो सकता? एकता सर यहाँ महासागर नहीं है, तो नहीं है, तट नहीं है, महासागरीय तट ही नहीं है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी यहाँ पर नहीं होगा। देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया कि यहाँ पर कोई बीच नहीं है, यहाँ पर कोई सीशोर नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं हो सकता है कॉन्टिनेंट से। कॉन्टिनेंट को होने के लिए आपको समुद्र चाहिए, समुद्र नहीं है, ये लैंड लॉक्ड है सब लोग। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जरा दिमाग लगाओ सवाल सही हो जाता है। यस सर उसके बाद हमने ये देख लिया था पहाड़ियां, तो सबको मुझे विश्वास है कि पहाड़ियां मोर और लेस सबको क्लियर होगा। ये आपके लिए एक चार्ट बना दिया है, आप इसे एक नजर देख लीजिएगा। ऊंचाई से घटते हुए क्रम में सारा दिया हुआ है। ठीक है, नदियों पर एक बार और नजर डाल लीजिए आप लोग। मैं चाहता हूँ कि नदियों पर एक बार आप देख लीजिए एक नजर। बहुत सारी, तो वैसे तो बहुत सारी दी हुई, लेकिन मैं महत्वपूर्ण नदियों के रूप में अगर आपको बताऊं तो एक ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र का जो पूरा सिस्टम है। ठीक है, दूसरा जो ये बराक रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी किन किन राज्यों से गुजरती है, ये याद रखने का है सर। बिल्कुल, ये सवाल आ चुका है।
आप सीधा देखिए लाइन और याद करिए, ब्रह्मपुत्र नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जाके कहाँ पे मिलती है। ठीक है, यस सर। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है सर, जो बोल रहे हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, अभी आगे आपके लिए बनाया हुआ है एक मैप मैंने लगाया हुआ है कि इस पे जो है क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग, नेशनल वाटरवे भी इस पर स्थित है, सादिया से डुगरी तक, है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो मुख्य एक ब्रह्मपुत्र नदी को अच्छे से समझ लिया आपने, एक बराक रिवर समझ लिया बहुत अच्छे से, एक सुबनसिरी नदी जो है बहुत बड़ी नदी मानी जाती है, बहुत बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। मानस एक महत्वपूर्ण नदी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तीस्ता भी एक महत्वपूर्ण नदी हो गई, ये आप जान लिए। फिर इस तरफ से साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अब मैं बताना शुरू करता हूँ आपको, वैसे अभी 1 ही मिनट बचा है, अभी उसको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अब आपसे बस ये है कि एक बार हल्का सा ये जरूर मान लो। सर क्या दूसरा क्रिएट कर देते हैं, नहीं तो जी सर, अब दूसरा क्रिएट कर देते हैं सर, उस पर चर्चा करते हैं। जी तो आफ्टर 5 मिनट अगेन स्टार्ट।